हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। अब देखो, नाम का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है। मैं तुम्हें इसमें चैप्टर 9 ही पढ़ाऊंगा, डेट इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। अब तुम कहोगे सर, ये क्लिकबेट था क्या? गवर्नमेंट बजट पढ़ा नहीं रहे हो और थंबनेल में लिखा है गवर्नमेंट बजट भी है, चैप्टर 10 भी है। अरे मैंने चैप्टर 10 ना ऑलरेडी कवर कर दिया है। बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है। ये दोनों चैप्टर ना बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें। एक ही वीडियो में पढ़ाने में बैठूंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और तुम बोर भी हो जाओगे। तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी गवर्नमेंट बजट की, वो जाके जरूर देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से समझाया उसमें गवर्नमेंट बजट क्या होता है और पूरे चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं। उसके साथ साथ बहुत छोटी सी वीडियो है, तुम्हें मजे भी आएंगे पढ़ने में। इसमें मैं तुम्हें एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड। अब देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है ज्यादा। किसी भी चीज की अगर वैल्यू या वैल्यू ना भी कहो तो क्वांटिटी ज्यादा हो, उसे हम एक्सेस कहेंगे। एक्सेस मतलब सरप्लस, बहुत ज्यादा। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ओहो, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो, हमें पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब कितना सामान बना है एक कंट्री में पूरे साल में। अब डिमांड हो गया वांट, चाहिए है या नहीं चाहिए वो चीज, वो डिमांड हो गया। सप्लाई हो गया, कितनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, कितनी चीजें बनी है। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से एक्सेस डिमांड में। इसका मतलब समझना, एग्रीगेट डिमांड मतलब सामान जो है, एग्रीगेट डिमांड मतलब जो डिमांड है वो ज्यादा है लेकिन सामान कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक इकोनॉमी है, उसमें 10 चॉकलेट बन रखी है। उस 10 चॉकलेट में से तुम्हारी डिमांड है 15 चॉकलेट्स की, तो तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। तो 15 चॉकलेट इज ग्रेटर देन कहोगे 10 चॉकलेट्स, तो ये क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यही फंडा यहाँ पे को लगता है। और इसको दूसरी भाषा में देखें, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन एग्रीगेट करेंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है, हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं या ग्राफ के थ्रू? अब देखो, इसमें लिखा है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है हमें ये भी पता है, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के और सेविंग इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के। इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसमें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, हमने अभी तक करी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात। तो यही दो देखते हैं अभी। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जहां इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के लिए, वो होगी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? ब्रेक इवन पॉइंट में, जहां पे को हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो करंट एग्रीगेट डिमांड है, मतलब जो अभी डिमांड चल रही है, वो ज्यादा है उस डिमांड से जो हमें ब्रेक इवन पॉइंट देती। जो एग्रीगेट डिमांड ये वाली है, ये हमें ब्रेक इवन पॉइंट देती यहाँ पे को कट के। लेकिन अभी जो हमारी करंट डिमांड है वो ऊपर चल रही है, एग्रीगेट डिमांड है यहाँ ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ है जी, ये है एग्रीगेट सप्लाई, जो लाइन जा रही है। तो यहाँ पे से एक लाइन खींच सकती है जहाँ पे कोई क्रॉस हो रही है करंट एग्रीगेट डिमांड। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ी सीधी नहीं खींच रही है, एडजस्ट कर लेना। अब देखो, यहाँ पे कोई गैप क्रिएट हो रहा है, ये बात, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब तुमने एक वर्ड सुना होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ती हुई महंगाई दरें। कॉन्टिन्यूअस एंड कंसीडरेबल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्फ्लेशन। और यही हमें बताते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है या नहीं। अब ये कैसे बताते हैं? देखो, डिमांड ज्यादा है किसी चीज की सप्लाई से, तो दुकानदार क्या करेगा? ये चीजें तो कम आ रही है मेरी दुकान में, मैं महंगा करके बेच देता हूँ इन्हें, और तुम खरीदोगे भी। अब जैसे टमाटर होते हैं, सप्लाई कई बार रुक जाती है मार्केट में, तो टमाटरों को महंगा करके बेचते हैं दुकानदार। तो तुम टमाटर खाना छोड़ देते हो क्या? नहीं, लोगे, महंगे प्राइस में लोगे लेकिन कम लोगे। तो इसे ही हम इन्फ्लेशन कहेंगे और एक्सेस डिमांड कहेंगे। अब देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड क्या है। ओके, उससे पहले हम आते हैं रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होती क्यों है, लोग ज्यादा चीजों की डिमांड करते क्यों है? देखो, चार बेसिक से रीजन है। सबसे पहला है इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड हमें पता है, हम जैसे लोग, आम आदमी जो कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड में जब इंक्रीज हो जाए। लाइक पहले तुम्हारे घर में लगता था 10 किलो का आटा एक महीने में, अब तुम्हारा लग रहा है 20 किलो का या 15 किलो का। तुम डिमांड ज्यादा की दे रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। उसके बाद है इंक्रीज इन गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट भी बहुत सी चीजों की डिमांड करती है, मैंने बताया था ना इससे पिछली वाली वीडियो में। डिफेंस इक्विपमेंट हो गया या कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट हो गए जो गवर्नमेंट यूज करे, तो गवर्नमेंट भी जब उन चीजों की डिमांड बढ़ा दे, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। क्योंकि सामान तो लिमिटेड ही है पूरे इकोनॉमी में और पूरे मार्केट में, लेकिन तुम डिमांड बढ़ा दे रहे हो उसकी, उससे क्या होगा? सामान ज्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं इकोनॉमी में कि ज्यादा बना पाए, तुम्हारी नीड को फुलफिल कर पाए, इसीलिए एक्सेस डिमांड होती है। थर्ड चीज हो गई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड मतलब बिजनेसमैन की डिमांड, उनको मशीनरी चाहिए। मान लो पहले वो 10 मशीनरी मांग रहे थे
और जो कंट्री है वो भी 10 ही मशीनरी बना रही थी। लेकिन अब वो बिजनेसमैन है, वो 15 मशीन मांग रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी तो पूरा ही नहीं कर पाएगा। इकोनॉमी 10 ही मशीन बना रहा था क्योंकि, तो ये भी एक्सेस डिमांड में शामिल हो गया। लास्ट है राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इम्पोर्ट्स। अब देखो एक्सपोर्ट्स में जब राइज हो जाए, मतलब जो हमारी कंट्री में सामान है वो बाहर को भेज दें। एक तो वैसे ही सामान की कमी है हमारे कंट्री में, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और जो बचा कुचा सामान है वो भी बाहर को भेज दे रहे हैं हम, तो सामान की और कमी हो जाएगी। वैसे ही फॉल इन इम्पोर्ट्स, मतलब बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें कटौती हो जाए, कम सामान मंगाएं। अब देखो जो हमारे पास सामान था बाहर भेज रहे हैं, जो सामान बाहर से आना चाहिए था हमारी डिमांड पूरी होने के लिए, वो कम हो गया है। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ते रहेगी क्योंकि सामान कम होगा वो, और ये रीजन बन जाएगा तुम्हारा एक्सेस डिमांड का। बहुत सिंपल से पॉइंट थे। आगे देखते हैं हमारा व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल अपोजिट है एक्सेस डिमांड का। यहाँ पे वो जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, जो टोटल डिमांड होती है गुड्स को लेकर, वो कम होती है सप्लाई से। मतलब इकोनॉमी में बन रही है 15 चॉकलेट्स, और तुम्हारी डिमांड है खाली 5 चॉकलेट्स की या 10 चॉकलेट की, तो 5 चॉकलेट बच जा रही है। इससे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में होता क्या है, देखो एक्सेस डिमांड में सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि सामान की कमी है, दुकानदार महंगा करके बेचेगा, तो इसमें इन्फ्लेशन होता है। सेम इसमें डिफ्लेशन होता है, इसमें सामान सस्ता हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, सामान सस्ता होता है, तो ये बेकार चीज कैसे हुई? बेकार चीज इसीलिए हुई ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी गिरा देता है और लोगों की इनकम भी गिरा देता है। फॉर सपोज पहले एक आदमी था, वो एक चॉकलेट बेच रहा था, चॉकलेट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक आदमी एक चॉकलेट बेच रहा था, उसको 10 रुपए मिल जा रहे थे। अब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई तो वो सस्ते में बेचेगा, तो एक चॉकलेट अब वो 5 रुपए की बेच रहे हैं। उसकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, 5 ही रुपए मिल रहे हैं। दूसरी चीज, उसके दुकान में कोई काम कर रहा होगा, वो कहेगा यार मेरे प्रॉफिट तो कम हो गए, इसको देने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ उसको निकाल देता हूँ दुकान से, खुद ही कर लूंगा मैं काम। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुआ, इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड बेकार है और एक्सेस डिमांड भी बेकार है। बीईपी में होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट में, किसी भी इकोनॉमी की डिमांड को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसा मैंने बोला ना, एक्सेस डिमांड का जस्ट अपोजिट है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। अब जो टोटल डिमांड होगी तुम्हारी, वो कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से। जो मैंने यहाँ पे ऊपर बात करी, 15 चॉकलेट बन रही है इकोनॉमी में, तुम्हारी डिमांड है 10 और 5 चॉकलेट की। उसी को यहाँ पे को देखो, करंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू रीच द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको भी ग्राफ से समझते हैं। देखो करंट एग्रीगेट तुम्हारी ये है एग्रीगेट डिमांड जो है, लेकिन होनी चाहिए थी यहाँ, तो नीचे को गई है एग्रीगेट डिमांड, मतलब कम है डिमांड, जबकि यहाँ होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी हुई होनी चाहिए थी, जिससे तुम्हारा बीईपी हो जाता। तो डेफिशिएंट डिमांड भी यहाँ खत्म हुआ। अब इसके भी कुछ रीजन होते हैं, जो मैंने रीजन तुम्हें एक्सेस डिमांड में बताया ना, उसी का अपोजिट है। डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, वहां इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट डिमांड में भी डिक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी डिक्रीज हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स में देखो, वहां एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, राइज हो रहे थे, यहाँ फॉल हो रहे हैं। वहां पे को इंपोर्ट्स फॉल हो रहे थे, यहाँ पे को राइज हो रहे हैं, अपोजिट लिख देना। आगे देखते हैं क्या, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब इसको करेक्ट कैसे करें, मैंने तुम्हें बताया ना, एक्सेस डिमांड में सामान महंगा हो जाता है, डेफिशिएंट डिमांड में सामान कम तो होता है, सस्ता तो हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है और इनकम भी कम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको ठीक करने की कोशिश करती है, और वो ठीक होती है दो तरीके से। फिजिकल पॉलिसी मेजर, यहाँ पे को जो ये फिजिकल पॉलिसी है, और सेकंड है तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, जो हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाओ फिजिकल पॉलिसी मेजर में। फिजिकल पॉलिसी मेजर वो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जो कंसर्न होती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, मतलब जो भी खर्चे और इनकम होंगी गवर्नमेंट की, वो सारी फिजिकल पॉलिसी मेजर में आएंगी। उससे रिलेटेड कोई छेड़खानी करेगी गवर्नमेंट कि मैं तुमसे टैक्स ज्यादा लूंगी आज से, टैक्स से क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो गई, गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई, तो ये फिजिकल के अंदर आएगा। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, खर्चा, इकोनॉमी में जो खर्चा होता है वो सारा फिजिकल के अंदर आएगा। मॉनेटरी की बात करें, मॉनेटरी में आएगा पैसा, करेंसी जो लोगों के पास है। और सेकंड है क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी मतलब लोन। सो लोन और पैसे से रिलेटेड सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी मेजर की। फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहली चीज है जो ठीक करे एक्सेस डिमांड को, वो है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मींस एक ऐसी सिचुएशन जहां पे को जो रेवेन्यू होंगे गवर्नमेंट के, मतलब जो इनकम होगी वो ज्यादा होगी उसके खर्चों से, यानी एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहेंगे पता है, गवर्नमेंट ज्यादा पैसे निकालेगी लोगों से, ज्यादा टैक्स दो मेरे को, और खर्च कम करेगी इकोनॉमी में। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड की हमने बात करी थी ना, पीछे कहाँ गया, यहाँ देखो, एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी। डिमांड तुम कब करते हो चीजों की, जब पैसे ज्यादा हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड करोगे चीजों की। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा कम करवाना चाहती है इकोनॉमी से। तो जब वो ज्यादा पैसे तुमसे निकालेगी, मेरे को दोगेगी, और कम खर्चा करेगी इकोनॉमी में, तो तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, तुम डिमांड कम करोगे चीजों की।
तो इससे एक्सेस डिमांड सॉल्व होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट को अपनाती है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, बट इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सरप्लस बजट को नहीं अपनाती है, उल्टा करती है सरप्लस बजट का, जो होगा डेफिसिट डिमांड, DEFICIT, डेफिसिट डिमांड, सॉरी डेफिसिट बजट करती है। ये सरप्लस बजट हुआ, वहां पे कोई डेफिसिट बजट करेगी डेफिशिएंट डिमांड में। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये सब एक्सेस डिमांड के हैं, इसका जस्ट अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड कर देना। सेकंड है इंक्रीज इन टैक्सेस। मैंने बोला ना इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आएगा गवर्नमेंट के। टैक्सेस जो होते हैं गवर्नमेंट की इनकम होती है, रेवेन्यू होते हैं। तो जब वो टैक्सेस बढ़ा देंगे, लोगों को ज्यादा पे करना होगा गवर्नमेंट को, जिससे क्या होगा, उनके पास कम पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा, चीजों की डिमांड कम करेंगे। थर्ड है डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक को कम पैसे देगी, पब्लिक में मतलब इन्वेस्ट कम करेगी, जिससे क्या होगा, पैसा कम जाएगा इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसों की कमी होगी और डिमांड वो कम करेंगे चीजों की। नेक्स्ट स्टेप डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करवाती है आरबीआई के थ्रू अपने एक्स्ट्रा खर्चे निकालने के लिए। तो इस समय क्या करेगी ना गवर्नमेंट, ऐसा कहेगी आरबीआई से, तू ये बंद कर दे डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर तू नोट ज्यादा प्रिंट करेगी, ज्यादा पैसा जाएगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा, लोग चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो मैं चाहती हूँ तो ये कर ही मत, पैसों की कमी होने दे जिससे डिमांड भी कम हो। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाएंगे। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ये तो एक्सेस डिमांड की बात हो गई, डेफिशिएंट डिमांड में डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे ताकि ज्यादा पैसा आए इकोनॉमी में और लोग ज्यादा डिमांड करें चीजों की। मैंने पीछे बताया था ना तुम्हें, ये देखो डिमांड क्या है, कम है जबकि ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ये डिमांड ही बढ़ाने के लिए पैसे ज्यादा देंगे लोगों को। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से बोरो करेगी। वो ऐसा कहेगी, लाओ तुम मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं 5 साल बाद तुम्हें इसमें 10% इंटरेस्ट के हिसाब से इतने रुपए दूंगी। अब पब्लिक खुश हो जाएगी, अपना पैसा गवर्नमेंट को दे देगी, पब्लिक के पास पैसों की कमी, और क्या होगा, सॉल्व हो जाएगी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम, क्योंकि वो डिमांड कम करेंगे। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बताया पैसों से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड चीजें होंगी। इसमें भी दो चीजें आती है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब मॉनेटरी मेजर्स, यानी जिनको हम काउंट कर पाए न्यूमेरिकल टर्म्स में। सबसे पहले इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट में जब बढ़ोतरी कर देगी, कौन, आरबीआई करेगा यार, बैंक रेट आरबीआई तो सेट करता है। तो बैंक रेट में जब बढ़ोतरी होगी, कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे आरबीआई से, आरबीआई से कम लोन लेंगे तो इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा, इकोनॉमी में पैसा कम गया, डिमांड कम करेंगे चीजों की और एक्सेस डिमांड सॉल्व हो जाएगा। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डिक्रीज इन बैंक रेट करना। मैंने बोला ना तुम्हें, ये एक्सेस डिमांड की चीजें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें डेफिशिएंट डिमांड का निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट भी इंक्रीज कर देगा बैंक, ताकि कॉमर्शियल बैंक कम लोन ले आरबीआई से, आरबीआई से कम लोन लेंगे, पैसा कम होगा उनके पास, डिमांड भी कम होगी। इंक्रीज इन एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये मैंने सब पढ़ा रखा है तुम्हें भाई, वीडियो जाके याद नहीं है, वीडियो में जाके जरूर देखना। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ाने से क्या होगा, उनको कुछ पैसा अपने पास रखना होगा, ज्यादा रखना होगा पहले से, जिससे क्या होगा, लोग कम पैसा निकल पाएंगे बैंक से और डिमांड कम करेंगे चीजों की। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, कॉमर्शियल बैंक सोचेगा, अच्छा अच्छा मैं आरबीआई में जब पैसे जमा कराने जाऊंगा मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब तो ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने की करेगा आरबीआई में। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसे की कमी होगी और डिमांड कम हो जाएगा। सेम चीज है, डिमांड कम ही होगी। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में हमें बढ़ानी होती है तो इसका उल्टा कर देते हैं। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, या तो जनरल पब्लिक से या बैंक से। तो क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक समझ लो, जो शेयर्स होते हैं, उनको क्या करेगी, पब्लिक और बैंक को बेच देगी। अब पब्लिक बैंक क्या सोचेगी, अरे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो वो खरीद तो लेते हैं, अगेंस्ट में क्या देते हैं, पैसा देते हैं जी पब्लिक वाले। तो पैसा आ गया गवर्नमेंट और आरबीआई के पास, लोगों के पास हो गई पैसे की कमी, जिससे क्या होगा, डिमांड कम, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब ज्यादा पैसा और रखना पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास, जिससे पैसे की कमी और एक्सेस डिमांड सॉल्व। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड डिक्रीज कर देंगे ये। ओके जी, अब देखो एक्सेस डिमांड के केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम सेल करेंगे सिक्योरिटी, और डेफिशिएंट डिमांड में हम बाई करेंगे ताकि लोगों के पास पैसा आए। लास्ट है तुम्हारा चैप्टर का क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर में दो चीजें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मॉरल प्रेशर। मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन जो तुम लोन चाह रहे हो, LOANG, लोन चाह रहे हो, और जो तुमने कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब जो तुमने गिरवी रख रखा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो
एग्जाम में आए क्या लिखोगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन डेट वी आर आस्किंग फ्रॉम द बैंक एंड द कोलेट्रल सिक्योरिटी डेट वी हैव गिवन टू देम अगेंस्ट दैट लोन। फॉर एग्जाम्पल लोन चाह रहे हो तुम 10 लाख का और कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है तुमने 15 लाख की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 लाख। तो बैंक क्या करेगा पता है? तुम्हें 10 लाख नहीं देगा पूरे, वो तुम्हें 5 लाख देगा। तो इसे ही हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहेंगे। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होगा उतना कम लोन मिलेगा तुम्हें, और जितना कम होगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा लोन मिलेगा तुम्हें। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें लोन कम मिले, पैसे कम मिले, और तुम चीजों की डिमांड कम करो। लास्ट है मॉरल प्रेशर। अब मॉरल प्रेशर में क्या होता है ना, आरबीआई सख्त हिदायत देती है कॉमर्शियल बैंक को एक्सेस डिमांड के केस में, जितने भी लोग तुमसे लोन मांगने आ रहे हैं सख्त से सख्त, बिल्कुल कम से कम लोन देना उन्हें। मतलब बिल्कुल सिलेक्टिव रहना लैंडिंग में, अपने फायदे के चक्कर में इंटरेस्ट मिलेगा सबको लोन देते मत फिरना, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ही लोगों को लोन मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, पैसा कम आएगा लोगों के पास और डिमांड कम करेंगे चीजों की। और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इसका उल्टा कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन हो ना कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना यार।